बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी का मिजोरम तबादला। के पॉल उत्तराखंड के नए राज्यपाल। केसरीनाथ त्रिपाठी को मेघालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की आज राज्यपाल से होगी मुलाकात। महागठबंधन को लेकर संशय बरकरार। सरकार बनाने के लिए बीजेपी की कोशिश जारी। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार बीजी वर्गीस का निधन। उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने जताया शोक। इजरायल फिलिस्तीन के बीच समाधान निकालने की कोशिश नाकाम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संशोधित प्रस्ताव खारिज। अमेरिका ने किया वीटो। धोनी के टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास से स्तब्ध खेल जगत। पूर्व खिलाड़ियों ने बताया सही फैसला। समर्थकों में निराशा। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी का मिजोरम तबादला कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कुरैशी को उनके बाकी कार्यकाल यानी मई 2017 तक के लिए मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। मेघालय के राज्यपाल के पॉल का भी तबादला कर दिया गया है। वो बाकी कार्यकाल तक उत्तराखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। के पॉल अगले आदेश तक मणिपुर के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार को संभालते रहेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी को मेघालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। नतीजों के एक हफ्ते बाद भी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर संशय बरकरार है। आज पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती राज्यपाल से मुलाकात करने वाली हैं। इससे पहले पीडीपी के महागठबंधन के ऐलान के बाद बीजेपी नेता राम माधव ने कल राज्यपाल से मुलाकात की थी। हालांकि मुलाकात के बाद भी सरकार गठन को लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में महागठबंधन की चर्चा के बीच सरकार गठन का मामला उलझता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि पीडीपी को सरकार गठन पर आखिरी फैसला लेने से पहले व्यापक विचार विमर्श करना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि राज्य में जनादेश को परिभाषित करना पेचीदा मामला है। मुझे लगता है कि हमें पूरी स्पेस देनी चाहिए मुफ्ती साहब को कि वो सोच समझ के बड़ी सीरियसली सब इश्यूज को देखें, सब कॉम्बिनेशंस को देखें और जो फिर स्टेट के लिए ठीक रहे वो उनको करना चाहिए। इस बीच बीजेपी ने कहा कि राज्य में उसको सबसे अधिक वोट प्रतिशत हासिल हुआ है, इसलिए सरकार गठन में उसकी अहम भूमिका होनी चाहिए। राज्यपाल NN वोरा ने बीजेपी को 1 जनवरी को बुलाया है, लेकिन पार्टी महासचिव राम माधव ने मंगलवार को ही उनसे मुलाकात की। उन्होंने बातचीत का ब्यौरा तो नहीं दिया, लेकिन ये दोहराया कि बीजेपी के बिना कोई सरकार संभव नहीं है। We have to be a partner in the government here. Discuss all those issues with our alliance partners. 23 दिसंबर को आए चुनाव नतीजों में पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। बीजेपी 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी है। नतीजों के बाद पीडीपी और बीजेपी के बीच भी सरकार गठन की बात हुई थी, लेकिन धारा 370 और आफ्स्पा और मुख्यमंत्री के नाम पर पीडीपी की कड़ी शर्तों के आगे ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। बहरहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ओर से पीडीपी को बिना शर्त समर्थन की घोषणा से समीकरण बदल गए। हालांकि अभी सभी की निगाहें 31 दिसंबर को पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती की राज्यपाल से होने वाली मुलाकात पर होंगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर केस में बड़ी राहत मिल गई है। मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत ने अमित शाह पर हत्या और आपराधिक साजिश के सभी आरोप खारिज कर दिए हैं। सीबीआई इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगी या नहीं, ये साफ नहीं है, लेकिन फैसले से नाखुश सोहराबुद्दीन परिवार ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। सीबीआई की विशेष अदालत ने अमित शाह के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, आर्म्स एक्ट और सबूत मिटाने के आरोप खारिज कर दिए हैं। सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति के फर्जी एनकाउंटर मामले में अमित शाह ने खुद को आरोप मुक्त करने की अर्जी दी थी। इन दोनों मामलों में विशेष अदालत में सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी। मंगलवार को आए कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सोहराबुद्दीन परिवार हाई कोर्ट में अपील करेगा। बीजेपी का सेंट्रल हुकूमत का पूरा हाथ है इसमें बचाने का। हाई कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। हालांकि सीबीआई ने अभी ये तय नहीं किया है कि वो फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेगी या नहीं।
सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर मामले में सीबीआई ने सितंबर 2013 में चार्जशीट दाखिल की थी। बीजेपी अदालत के इस फैसले का सम्मान करने की बात कह रही है, तो विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सीबीआई ने जानबूझकर अमित शाह के खिलाफ मजबूती से पक्ष नहीं रखा। अभी कोर्ट का जो निर्णय है उसको हम लोग मान्यता देकर के इज्जत देना चाहिए। सीबीआई का मामला शक के दायरे में है। सरकार सीबीआई पे दबाव बनाकर इस तरीके के फैसले करा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सोहराबुद्दीन शेख नवंबर 2005 में अपनी पत्नी कौसर बी के साथ बस में हैदराबाद से सांगली जा रहा था। आरोप है गुजरात के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने दोनों का अपहरण कर फर्जी मुठभेड़ में उनकी हत्या कर दी थी। करीब साल भर बाद दिसंबर में मामले के गवाह तुलसीराम प्रजापति की भी फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई थी। गुजरात के गृह मंत्री रहे अमित शाह को इस मामले में 2010 में गिरफ्तार भी किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी की दिल्ली इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गुटबाजी से दूर रहने की सलाह दी है। दिल्ली में कल पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा कि दिल्ली बीजेपी का गढ़ है, इसलिए जरूरी है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में फतह हासिल हो। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोर कमेटी का भी गठन किया गया है। अमित शाह ने कहा कि राजधानी जीते बिना बीजेपी की जीत अधूरी है। दिल्ली में चुनाव प्रचार के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी को रामलीला मैदान से रैलियों का सिलसिला शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में एक ही चुनाव लड़ना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, और वो है दिल्ली प्रदेश का चुनाव। हम सब कार्यकर्ता एक दृढ़ निश्चय करके जाए मैदान में कि पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर ही दिल्ली में हम दम लेंगे, ये दृढ़ निश्चय के साथ। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित और हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों के पूर्व संपादक बीजी वर्गीस का निधन हो गया है। वो 87 साल के थे। वर्गीस को पिछले महीने डेंगू का संक्रमण हो गया था और कुछ समय से हल्का बुखार भी था। कल उन्हें अचानक तेज और लगातार खांसी आई और शाम करीब 6 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। वर्गीस 1966 से 1969 तक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सूचना सलाहकार भी रहे। अपने श्रद्धांजलि संदेश में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने उन्हें समाज के पिछड़े वर्गों, पर्यावरण और राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में काम करने वाला पत्रकार बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक महान लेखक और चिंतक बताया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन को लेकर उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। जेटली के मुताबिक उनका बयान आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को चुनौती नहीं बल्कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं बढ़ाने के बारे में सुझाव भर था। अपने फेसबुक अकाउंट पर जेटली ने लिखा कि ब्याज दरों में कटौती के अलावा कई और वजहों का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उनके बयान का एक हिस्सा खबर बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा को कृषि सिंचाई योजना से जोड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के जरिए हर खेत में पानी पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मनरेगा का कृषि सिंचाई की समग्र योजना के साथ एकीकरण होना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों से सिंचाई के लिए बहुआयामी नीति अपनाने की बात कही। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना से सीमांत और लघु किसानों को विशेष फायदा मिलेगा। आने वाले महीने में हम प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पूरे देश में लॉन्च करने वाले हैं। ये सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी हमारी योजना होगी। केंद्र सरकार ने ई रिक्शा से संबंधित विधेयक के संसद में पारित नहीं हो पाने की वजह से अध्यादेश का रास्ता चुना है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी चुनावी फायदे के लिए जल्दबाजी में कदम उठा रही है। विपक्ष ने सरकार पर ई रिक्शा में सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि सरकार ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। बैटरी से चलने वाली ई रिक्शा को कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान सड़कों पर उतारा गया था। ई रिक्शा के पीछे दलील थी कि ये प्रदूषण मुक्त है और पांव से खींचकर रिक्शा में सवारी ढोने की प्रथा अमानवीय है।
साथ ही बड़े शहरों की छोटी दूरियों के लिए ये सस्ता विकल्प है। इस साल जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरक्षा मानकों में कमी का हवाला देते हुए ई रिक्शा पर रोक लगा दी थी, मगर 24 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने इस संबंध में अध्यादेश जारी कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो विपक्ष ने सरकार पर चुनावी फायदे के लिए सुरक्षा मानकों के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। कभी रोक रहे हैं, कभी पास कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। हम जब उस पर एक्चुअली रेगुलेशन लाने जाते हैं तो वो रेगुलेशन इतना कमज़ोर है। बेसिकली इन सब मुद्दों से दिखता है कि सरकार रेगुलेशंस के बारे में, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जानकार भी मानते हैं कि ई रिक्शा के डिजाइन में गंभीर खामियां हैं। 100 फीट की लेंथ का 40 किलो कम से कम होना चाहिए। जो इसमें लगा है वो कम से कम 10 किलो वेट का है। पाइप्स वगैरह जो हैं इसके ये बहुत लाइट वेट हैं। ये जो हाइट है इसकी ये बिल्कुल डाउन लेनी पड़ेगी, जो कि गड्ढों में चलने की वजह से उसकी लंबाई, उसकी व्हील ब्रेस को देखते हो तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके रिक्शा कामयाब हो सकता है। केंद्र सरकार ने ई रिक्शा को नियमित करने के लिए मोटर व्हीकल कानून में संशोधन किया और ई रिक्शा के लाइसेंस के लिए नए नियम बनाए। सरकार ने सुरक्षा मानकों की कमी और चुनावी फायदे के विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। हमने मानवीय दृष्टिकोण का भी इसमें विचार किया है, सुरक्षा का भी विचार किया है और इससे कन्वर्शन ऑफ साइकिल रिक्शा टू ई रिक्शा इन ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर और गुड्स दोनों में कैसे होगा इसका विचार किया है। दिल्ली में करीब 1 लाख ई रिक्शा चालक हैं। जाहिर है ई रिक्शा के नियमित होने से हजारों लोगों के ऊपर से रोजी रोटी का संकट खत्म होगा, लेकिन आनन फानन में इन्हें नियमित करने से लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है। ऐसे में चुनावी टाइमिंग को प्राथमिकता देने के बजाय ज़रूरी है कि ई रिक्शा के डिज़ाइन को ठीक किया जाए। कैमरामैन राजेश अग्रवाल के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। चीन, फ्रांस और स्पेन के नागरिकों को भारत आने में मुश्किलों का सामना नहीं करना होगा। उन्हें जल्दी वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दी जाएगी। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने कल इस बात का ऐलान किया। फिलहाल 43 देशों के नागरिकों को ये सुविधा दी जा रही है। भारत में पर्यटन और कारोबार को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार विदेशी नागरिकों की देश में आवाजाही को आसान बनाना चाहती है। इसी कड़ी में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने चीन, फ्रांस और स्पेन के नागरिकों को भी जल्द ही वीजा ऑन अराइवल सुविधा देने का ऐलान किया। We have taken measures how we can improve. Can you believe that introduction of only a visa on arrival, in 1 month we have got issued 16,000 visas. And if now we have made it to 43 countries. If we increase 5 more countries, it is going to double in 1 month. केंद्र सरकार ने इस साल नवंबर से इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन स्कीम के तहत पर्यटन वीजा पर वीजा ऑन अराइवल देने की सुविधा शुरू की थी। पहले ही महीने करीब 16,000 वीजा जारी किए गए थे, जिसमें 3,700 लोग अमेरिका और 2,900 ऑस्ट्रेलिया से आए थे। We are here to give air connectivity to places like Ladakh. We are here to give connectivity to like Kashmir, to northern eastern state, where there are certain no measures of going to even those areas for even day-to-day activities. So we have got social commitments and obligations to that part of our society, that part of our nation's activities also. चीन के नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल देने के प्रस्ताव पर कई बार चर्चा की गई और हर बार इसे खारिज कर दिया गया। अब केंद्र सरकार को उम्मीद है कि चीन के नागरिकों को ऐसी सुविधा देने से राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। फिलहाल देश के 9 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर वीजा ऑन अराइवल सुविधा मौजूद है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर्यटकों की आमद बढ़ाने के लिए इस सुविधा का विस्तार पूर्वोत्तर इलाकों में भी करना चाहता है। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। असम में बोडो उग्रवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान तेज हो गया है, लेकिन अभी भी असम के 4 जिलों में करीब 2,86,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। पिछले हफ्ते हुई हिंसा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। असम के निचले जिलों में सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद लोग घर वापस लौटने लगे हैं। इस बीच पिछले हफ्ते हुई हिंसा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने बीजेपी नेताओं पर बेबुनियाद टिप्पणी करने का आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम सरकार पर हिंसा रोकने में नाकाम रहने की बात कही। आई एम नॉट ब्लेमिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, आई एम ब्लेमिंग द बीजेपी लीडर ऑफ असम, बीजेपी लीडर ऑफ ऑल इंडिया, बिकॉज जनरल सेक्रेटरी मेड ए स्टेटमेंट। Then one of the ministers mainly here, Sarbananda Sonowal, Vijay Chowk, the local leaders, and everybody knows, is the last parliamentary election.
who took the help of this group? As this has been an allegation on the part of the Honorable Chief Minister of Assam, I must say straightway that it is his total failure as a Chief Minister of Assam as well as Home Minister of Assam. सोनितपुर, कोकराझार, चिरांग और उदालगुड़ी जिलों के 139 राहत शिविरों में अब भी करीब 2,86,000 लोग रहने को मजबूर हैं। कोकराझार के 92 शिविरों में सबसे ज्यादा 2,35,000 लोगों ने शरण ले रखी है। वहीं चिरांग के 26 कैंपों में 35,000 लोग रह रहे हैं। काफी संख्या में लोग पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में बनाए गए शिविरों में भी रह रहे हैं। असम से आए हैं जो है हिंसा होने के बाद में, उनके लिए हम लोग रिलीफ मटेरियल भेज रहे हैं। हमने जो है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से संपर्क किया और उनसे पता लगाया कि क्या क्या चीज़ों की वहाँ पे आवश्यकता है। सुरक्षा बलों ने NDFBS समूह के एक कार्यकर्ता समेत संगठन के लिए काम करने वाले 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। NDFB के हमले और इसके जवाब में हुई हिंसा में 80 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बने रहिए हमारे साथ। लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद देखेंगे एयर एशिया विमान का मलबा मिला, ब्लैक बॉक्स की खोज जारी। बात मौसम की। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। हालांकि कल दोपहर बाद निकली धूप से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन शाम होते होते फिर से कोहरे की चादर छा गई। ऐसे माहौल का सबसे ज्यादा असर उन यात्रियों पर पड़ा है जो नए साल की छुट्टियां बिताने बाहर जा रहे हैं। दिल्ली में आज सुबह विजिबिलिटी में सुधार आया, जिससे सिर्फ 8 फ्लाइट्स ही डिलेड हुई, लेकिन ट्रेन से यात्रा करने वालों को कोई राहत नहीं मिली है। आज भी उत्तर भारत की 165 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। ट्रेनों की इस देरी का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिन्होंने नए साल के लिए बाहर जाने की योजना बनाई है। हम बैंगलोर से चलता, हम 3 घंटा लेट हो गए चेन्नई एक्सप्रेस। सब टाइम पूरा 6 बजे, 7 घंटा सब टाइम पूरा बहुत लेट हो गया जी। ट्रेन हमारी 6 घंटे लेट है, पहले 3 घंटे थी, अब 6 घंटे लेट हो गई है। ये ठंड की वजह से बताया कि ठंड बढ़ी है तो रास्ते खुल नहीं रहे हैं, एक्सीडेंट होने का भी बहुत खतरा है इसलिए। कई इलाकों को मौसम के सबसे ठंडे दिन और ठंडी रातों से दो चार होना पड़ रहा है। मंगलवार को पंजाब के अमृतसर शहर ने इस सीजन का सबसे ठंडे दिन का सामना किया, जहां पारा 1.4 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। करगिल और लेह में पारा -17 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। आमतौर पर शुष्क रहने वाले हरियाणा के नारनौल में भी 1.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। हालांकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिन्हें हाड़ कपा देने वाली ठंड से थोड़ी राहत मिली है। बरेली में जहां रात में ठंडक थोड़ी कम हुई है, वहीं राजधानी दिल्ली में कल दोपहर निकली धूप ने लोगों को राहत पहुंचाई। मैं एक ऑटो चालक हूं। ठंड के कारण मैं ऑटो खड़ी करके आग के पास बैठा हूं, हाथ सेक रहा हूं। बहुत ज्यादा काफी ठंड है भाई साहब। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक का इजाफा हो सकता है। नए साल की शुरुआत कोहरे के साथ होने की उम्मीद है। 2 तारीख से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के भी आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय इतिहास कांग्रेस में आए इतिहासकारों का मत है कि गैर प्रमाणित इतिहास को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आयोजित हुए 3 दिन के सम्मेलन का कल समापन हो गया। इरफान हबीब ने कहा है कि इतिहास का सांप्रदायिकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अप्रामाणिक बातों को इतिहास के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए। The good repute of the nation, the good name of the country, the those who are in the political establishment should restrain themselves and should not make statements which make us the laughing stock of the whole world. Besides, creating divisions and communalizing history teaching in the country. भारतीय इतिहास कांग्रेस के 75वें सम्मेलन में 3 दिनों के दौरान कई इतिहासकारों ने हिस्सा लिया। विदेशी इतिहासकारों ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े इतिहास को बेमिसाल बताया है। Nehru had many dimensions of his personality. He was a freedom fighter, a statesman and a ruler
I would call it philosopher king. His role was as a freedom fighter inspired generations in the subcontinent, including Pakistan. भारतीय इतिहास कांग्रेस के आखिरी दिन अगले सम्मेलन का खाका भी तैयार किया गया। राज्यसभा टीवी की ओर से इस कार्यक्रम के प्रसारण का विशेष आयोजन किया गया। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। एयर एशिया के विमान QZ8501 का मलबा मंगलवार शाम को जावा समुद्र में तैरता हुआ मिल गया। साथ ही करीब 45 शव भी बरामद कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर एशिया के विमान हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। We confirm that all the debris, all the body, all the found is 95%. This wreckage from QZ8501. सर्च टीम के कमांडर की ये बात सुनते ही अब तक उम्मीद का छोर पकड़े परिजनों की हिम्मत टूट गई और उनकी आंखें झलक आई। 3 दिन से सारे संकेत यही इशारा कर रहे थे कि प्लेन किसी हादसे का शिकार हो गया है। बावजूद इसके प्रार्थनाओं के सहारे अपने परिजनों के इंतजार में बैठे लोग किसी चमत्कार की आस लगाए हुए थे। इंडोनेशिया सरकार ने ये घोषणा कर दी कि QZ8501 में कोई यात्री जीवित नहीं बचा है। Kapal maupun heli dari laut maupun udara akan dilakukan pencarian besar-besaran. अब टूटे हुए लोग एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं। Saya di sini karena apa ya? Karena melihat anak-anak saya harus kuat untuk maju ke depan. Itu aja. बचे हुए शवों की खोज का काम आज सुबह फिर शुरू किया गया। आज भी खराब मौसम के कारण खोज अभियान में दिक्कतें आ रही हैं। विमान का ब्लैक बॉक्स अब तक नहीं मिला है। माना जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स समुद्र की गहराई में कहीं है। Satuan-satuan saya, evakuator saya tidak boleh mengangkat, tidak boleh membuat rusak alat itu. Cukup menginfokan kepada kita. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इंडोनेशिया हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। एयर एशिया के इस विमान ने रविवार को सुराबाया से सिंगापुर के लिए उड़ान भरी थी, जिसके कुछ देर बाद ही उसका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया था। विमान में 162 यात्री सवार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्लैक बॉक्स की खोज जारी है क्योंकि हादसे के पीछे कारण क्या था यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। साल के अंतिम दिन हुए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुरक्षा परिषद ने फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना से जुड़ी संशोधित प्रस्ताव को खारिज कर दिया। प्रस्ताव में कहा गया था कि इजराइल फिलिस्तीन की सीमाओं से बाहर निकलेगा और फिलिस्तीन कानूनन सुरक्षा परिषद का सदस्य माना जाएगा। 15 सदस्य परिषद में प्रस्ताव के पक्ष में 8 वोट आए, लेकिन अमेरिका ने वीटो लगाकर इसे रोक दिया। कई बार टलने के बाद आखिरकार जॉर्डन के नेतृत्व में अरब देशों के दल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संशोधित प्रस्ताव का मसविदा पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया कि स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की राजधानी यरूशलेम होगी और इजराइल इसकी सीमाओं से 2017 तक अपनी सेनाओं को हटा लेगा। ولن يثنينا عدم تبني مشروع القرار أبدا عن دفع المجتمع الدولي وتحديدا الأمم المتحدة للانخراط بشكل فاعل في إيجاد حل للنزاع। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक औपचारिक सदस्य देश का दर्जा पा जाता, लेकिन अमेरिकी विरोध के चलते ये संभव नहीं हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 8 वोट आए, विरोध में 2 और 5 देश वोटिंग में शामिल नहीं हुए। ऑस्ट्रेलिया ने भी अमेरिका के साथ प्रस्ताव का विरोध किया। We voted against this resolution not because we are indifferent to the daily hardships or the security threats endured by Palestinians and Israelis, but because we know that those hardships will not cease and those threats will not subside until the parties reach a comprehensive settlement achieved through negotiations. अरब देशों की ये कोशिश है कि 1967 की सीमा के आधार पर ही नए राष्ट्र की स्थापना की जाए। इससे पहले हाल में यूरोप के कुछ देशों की संसदों में मतदान के जरिए फिलिस्तीनी देश को मान्यता दी थी, जिससे फिलिस्तीनी जनता को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन हासिल हुआ। हालांकि इसे भी सुरक्षा परिषद ने नकार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। धोनी ने 10 साल के अपने टेस्ट करियर में 90 टेस्ट खेलने के बाद संन्यास की कल घोषणा कर दी। हालांकि वो वनडे और T20 में खेलना जारी रखेंगे। महेंद्र सिंह धोनी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के ऐलान से खेल जगत की हस्तियों और प्रशंसकों की तरफ से मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
वो अपना फोकस वनडे और T20 पर करना चाहते थे। हमें भी लगता है भारतीय क्रिकेट के हित में यही अच्छा है कि धोनी वर्ल्ड कप की चिंता करें और भारत को वर्ल्ड कप जिताएं। 15 वर्ल्ड कप अगले साल है फरवरी मार्च में, तो उसको संतुलन बनाए रखने के लिए एकदम उचित समय उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। I am sure he must have taken this decision and he must have thought about it quite a lot because last few years he has been performing very well in all three formats of the game. कप्तानी छोड़नी थी तो कप्तानी छोड़ के एक प्लेयर के नाते खेलते, एक टेस्ट मैच बाकी थी और तो टीम के लिए अच्छा रहता क्योंकि विराट कोहली भी यंग है, अभी अभी कप्तानी कर रहे और एक सीनियर कप्तान टीम में रहे तो काफ़ी फायदा हो सकता। महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कप्तानी से यदि संन्यास वो 2 साल पहले ले लेते और टीम में खेलते रहते तो उनके अनुभव का बड़ा लाभ होता। You know, I have a tremendous respect as a human being. I think he is a highly principled man. चयनकर्ताओं को और भारतीय फैंस को उन्होंने काफी राहत दी है, तो नए साल से पहले मैं कहूंगा ये उनकी तरफ से एक बहुत अच्छा तोहफा है। और चयनकर्ता इतने बड़े प्लेयर को ड्रॉप करते वो अच्छा नहीं होता मेरे ख्याल, उन्होंने खुद ही उनकी मुश्किल आसान कर दी है, बट जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन क्रिकेट को वो लाजवाब है। हमारी तो यही राय है कि धोनी को अभी और खेलना चाहिए, संन्यास नहीं लेना चाहिए। तो टेस्ट क्रिकेट से ज़रूर अलविदा कहा है धोनी ने, लेकिन T20 और वनडे में पूरा ध्यान लगाएंगे और वर्ल्ड कप को लेकर भी उम्मीदें उनसे अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएंगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और आप सभी को सुबह 9 बजे की टीम की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी का मिजोरम तबादला, के पॉल उत्तराखंड के नए राज्यपाल, केसरीनाथ त्रिपाठी को मेघालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की आज राज्यपाल से होगी मुलाकात, महागठबंधन को लेकर संशय बरकरार, सरकार बनाने के लिए बीजेपी की कोशिश जारी। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार बीजी वर्गीस का निधन, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने जताया शोक। इजरायल फिलिस्तीन के बीच समाधान निकालने की कोशिश नाकाम, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संशोधित प्रस्ताव खारिज, अमेरिका ने किया वीटो। धोनी के टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास से स्तब्ध खेल जगत, पूर्व खिलाड़ियों ने बताया सही फैसला, समर्थकों में निराशा।